हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बोला था जिसको आपको मुझे एक कमेंट करके आंसर बताना था। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे मिलेगा तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि स्कैवेंजर सेल हमारी बॉडी की कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन एसिडोफिल, नेट्रोफिल, स्प्लीन और मोनोसाइट। स्प्लीन को तो हम निकाल सकते हैं ऑप्शन को, तो ये स्प्लीन तो क्योंकि एक ऑर्गन है तो स्प्लीन तो नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज़ मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होती हैं उनको हम स्कैवेंजर सेल ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने मॉस्बी क्वेश्चंस की ओर। तो Mosby Enclaves endocrine system, question number 341. Question says a client who has acromegaly and insulin dependent diabetes undergoes a hypophyseectomy। फिर से hypophyseectomy का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि द नर्स आइडेंटिफाइज दैट फर्दर टीचिंग अबाउट द हाइपोफाइसेक्टमी इज नेसेसरी व्हेन द क्लाइंट स्टेट्स आई नो आई विल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बी स्टेराइल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बी ऑप्शन इज रिक्वायर लार्ज डोसेज ऑफ इंसुलिन दैट आई डिड प्री ऑपरेटिवली। थर्ड ऑप्शन इज हैव टू टेक कॉर्टिसोन और अ सिमिलर ड्रग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। डी ऑप्शन कहता है हैव टू टेक थायरोक्सिन और अ सिमिलर मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन कहता है कि एक पेशेंट है, उसको एक्रोमेगाली है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी है और उसको क्या हुआ, हाइपोफाइसेक्टमी हुई है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस पेशेंट बोलेगा जिससे हमें पेशेंट को फिर से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमसे हाइपोफाइसेक्टमी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बी स्टेराइल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल सही बात है। स्टेराइल मीन्स इनफर्टाइल हो जाना, मतलब कि फर्टिलिटी खो देना। तो अब जब हाइपोफाइसेक्टमी हो गई है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड्स निकलते हैं, तभी तो हमारे हार्मोन का सिक्रेशन हो पाता है। तो जब स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगा हार्मोन रिलीज़ होने के लिए, तो हार्मोन भी रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल से, और जो एसएच है, एफएसएच और एलएचई दोनों कैसे ग्लैंड कैसे हार्मोन होते हैं कि जो कि क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं। जब ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो पेशेंट को क्या आ जाएगी, इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है पेशेंट। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन बोल रहा है, बी ऑप्शन को अभी हम होल्ड कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हैव टू टेक कॉर्टिसोन और अ सिमिलर ड्रग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल सही बात है कि अब हाइपोफाइसेक्टमी हो चुकी है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया, तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ही नहीं रिलीज़ होगा जिससे कि कॉर्टिसोन रिलीज़ हो पाए। जब स्टिमुलेशन हार्मोन ही नहीं होगा तो हार्मोन कैसे रिलीज़ होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो पेशेंट को कैसे लेना पड़ेगा, उसको वो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी जो कि कॉर्टिसोन की तरह एक्ट करती हो। तो सी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन कहता है हैव टू टेक थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और अ सिमिलर मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है। TSH ही रिलीज़ नहीं होगा तो थायरोक्सिन T3 T4 भी नहीं रिलीज़ हो पाएगा ना। तो बिल्कुल अब वो मेडिकेशन लेनी होगी जो थायरोक्सिन की तरह एक्ट करती हैं। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो अब हम बी ऑप्शन देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। रिक्वायर लार्जर डोसेज ऑफ इंसुलिन देन आई डिड प्री ऑपरेटिवली। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है प्री ऑपरेटिवली। जो ग्लूकोज, तो पेशेंट को जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाइपोफाइसेक्टोमी से पहले नहीं पड़ेगी, हाइपोफाइसेक्टोमी करने के बाद पड़ेगी। जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिपेंड करता है, जो इंसुलिन का लेवल है वो डिपेंड करता है कितना बॉडी में ग्लूकोज है। जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतना ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो और इंसुलिन के प्रोडक्शन के कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो जब हाइपोफाइसेक्टोमी हो गई तो हम सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो हाइपोफाइसेक्टोमी करने के बाद इंसुलिन का लेवल तो पूरी तरह ही स्टॉप हो जाएगा ना। तो इस वजह से पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली, ना कि प्री ऑपरेटिवली, क्योंकि प्री हाइपोफाइसेक्टोमी करने से पहले सिक्रेशन तो हो ही रहा है ना, कम हो रहा है लेकिन हो रहा है।
और हाइपोफाइसेक्टोमी करने के बाद तो पूरा ही कम हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट पेशेंट गलत बोल रहा है कि रिक्वायर लार्जर डोज ऑफ इंसुलिन देन आई डिड प्री ऑपरेटिवली नहीं, पोस्ट ऑपरेटिवली ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 342। क्वेश्चन सेज अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ हाइपोफाइसेक्टमी। फिर से हाइपोफाइसेक्टमी का क्वेश्चन आ गया है। विच कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक टू दिस सर्जरी शुड द नर्स असिस्ट द क्लाइंट फॉर अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? फर्स्ट ऑप्शन है यूरिनरी रिटेंशन, सेकेंड ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन है ब्लीडिंग एट द स्यूचर लाइन, फोर्थ ऑप्शन इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इस क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए कैसे, एक तो हमें ये पता चलेगा कि हाइपोफाइसेक्टमी का कॉम्प्लिकेशन क्या है, राइट, और हाइपोफाइसेक्टमी का कॉम्प्लिकेशन हमें पता चलेगा। दूसरी चीज़ कि अर्ली साइन भी क्या होगा, ठीक है, एक तो अर्ली साइन भी पता चलेगा उस कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, पहले देखते हैं अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा हाइपोफाइसेक्टमी। अब जब हाइपोफाइसेक्टमी हो गई है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब रिमूव कर दिया गया है, और जब हम सर्जरी करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? हमारे ब्रेन में लोकेटेड होती है। तो जब हम हाइपोफाइसेक्टमी करने के बाद नेगेटिव प्रेशर अराइज हो जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली तो एकदम से क्या होता है, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन अराइज हो जाती है। तो इस पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोसेक्टमी करने के बाद इमीडिएट क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन अराइज होगी, और पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा पेशेंट का। तो हमारा राइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा हाइपोफाइसेक्टोमी का? कॉम्प्लिकेशन क्या होगा हाइपोफाइसेक्टोमी का? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, राइट, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो नेक्स्ट चीज़, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर पेशेंट का इंक्रीज हो गया, तो हमें क्या अर्ली साइन देखने के लिए मिलेंगे इसके? एक तो हमें विजुअल एक्यूटी देखने के लिए मिलेगी, पैपिलरी एडिमा देखने के लिए मिलेगा, और यूनिलेटरल पैपिलरी डायलिटेशन देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो हम हाइपोफाइसेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को विजुअल एक्यूटी होगी, पैपिलरी एडिमा होगा, और यूनिलेटरल पैपिलरी डायलिटेशन हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू क्लास। तो एक क्वेश्चन और है जो आपको मेरे को कमेंट करके ही बताना है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप लोग का पार्टिसिपेशन मिलेगा तभी मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो क्वेश्चन है मेरा, विच हेपेटाइटिस इज़ called नॉन A एंड नॉन B हेपेटाइटिस? तो राइट, कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।